चलिए भाई, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को। दोस्तों, आप सभी को इस होली के पावन अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनों के साथ होली के रंग बिखेरते रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि होली के अवसर पर छुट्टियां हैं और सभी अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन आपकी तैयारी सही दिशा में आगे बढ़ती रहे, आपकी तैयारी में हेल्प मिलती रहे, इसके लिए हम पेड क्लास से एक बढ़िया सा सेशन आपके लिए इस सेशन के माध्यम से लेकर आए हैं और निश्चित रूप से ये आपकी तैयारी में चार चांद लगाएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। तो सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक भी करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। और हाँ, याद रहे दोस्तों कि इस होली के अवसर पर हम आपके लिए अपने सभी बैचेस पर बम्पर बढ़िया सा डिस्काउंट लेकर आए हैं, ऑफर लेकर आए हैं, जैसा कि आप भी चाहते थे। एक बार देख लीजिए कि क्या कुछ ऑफर्स हैं साथियों। तो ऑफर्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे यूपी जीके का बहुत शानदार सा दृष्टि बैच और कंप्यूटर का साथियों संगणक बैच, ये जो अलग अलग बैचेस हैं साथियों, इसको अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन कॉम्बो में इसका जबरदस्त ऑफर है। मात्र 299 में आपको यूपी जीके का दृष्टि और कंप्यूटर का संगणक बैच एक साथ मिल जाएगा। इसी प्रकार से जो वीपीओ का थियरी प्लस प्रैक्टिस का सचिव बैच है दोस्तों, जिसमें थियरी भी कंप्लीट मिलेगी और प्रैक्टिस भी मिलेगा 3000 क्वेश्चन का, और साथ में 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। यह बैच दोस्तों मात्र 399 के ऑफर प्राइस में है। इसी प्रकार से दोस्तों आरओ का यकीन 2.0 बैच जो है ये मात्र 399 का है। इसी प्रकार से साथियों यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए जो आपका दृष्टि बैच है यूपी जीके का, अगर आप अलग से लेते हैं तो मात्र 199 का है। और इसी प्रकार से दोस्तों संगणक बैच जो है कंप्यूटर का, इसे भी अगर आप है ना भाई केवल लेते हैं तो 199 के ऑफर प्राइस में है। यूपी ट्रिपल एससी का वीपीओ का साथियों मात्र रैंकर्स बैच, रैंकर्स बैच मतलब एक ऐसा बैच जिसमें आपको वीपीओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग 3000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, और साथ में 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसमें 15 डिटेल सोल्यूशन के साथ है। तो ये साथियों मात्र 199, सॉरी यहां बिल्कुल ये मात्र 199 का उपलब्ध है। इसी प्रकार से यूपी ट्रिपल एससी का जूनियर असिस्टेंट का साथियों जो प्रयाग बैच है, जिस पर आप लंबे समय से डिस्काउंट चाह रहे थे, ये मात्र 299 का अवेलेबल है दोस्तों। इसी प्रकार से यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो का लिपिक बैच 399 का और लेखपाल का साथियों राजस्व बैच 399 का अवेलेबल है। तो लगभग सभी बैचेस पर बम्पर और अच्छे डिस्काउंट दिए गए हैं। आप इन बैचेस से जुड़ने के लिए कैसे जुड़ सकते हैं जरा एक बार देख लीजिए। हर इनमें से किसी भी बैच से जुड़ने के लिए सेम प्रोसेस है कि आपके पास हमारा एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप होना चाहिए। नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, नाम नंबर डालकर रजिस्टर कर लीजिए। फिर अपना नाम नंबर डालकर रजिस्टर करने के बाद पेड कोर्सेज के सेगमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने बैचेस दिख जाएंगे। जो भी आपको आवश्यकता अनुसार लगे, जरूरी लगे, उन बैचेस से जुड़कर अपनी तैयारी सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। बढ़िया तरीके से हम लोग आज वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ने वाले हैं, एकदम बढ़िया तरीके से। उसकी वजह क्या है, एक नए तरीके से आप लोग देखेंगे कि वाक्यांश के लिए शब्द कैसे याद किया जाता है, कैसे उसको पढ़ा जाता है। चलिए भाई शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करेंगे किसके बारे में भैया, दिशाओं के बारे में। तो पहला हमारा हेडिंग क्या रहेगा भाई, पहली हेडिंग हमारी रहेगी दिशाओं से संबंधित। दिशाओं से संबंधित देखिएगा भाई, दिशाओं से संबंधित की जब बात आती है साथियों, दिशाएं कितनी होती हैं अगर उनको देखा जाए, दिशाएं कितनी होती है तो कहते हैं सर जी हिंदी में 10 दिशाएं होती हैं। बाकी आप लोग कितनी पढ़ते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि 10 दिशाएं हिंदी में पढ़ते हैं, ये जान लीजिए। चलिए भाई इन दिशाओं की बात करें साथियों, जो ये दिशा है इसकी बात करें साथियों, ये कौन सी दिशा है, कहेंगे सर उत्तर है। उत्तर है जिसे क्या कहा जाता है साथियों, उदीची भी कहा जाता है, उदीची भी कहा जाता है। ये दिशा क्या है साथियों, पूर्व है। इसे क्या कहते हैं साथियों, प्राची कहते हैं। और इधर की दिशा की बात करें साथियों, ये दिशा कौन सी है, कहेंगे सर ये दिशा है पश्चिम। पश्चिम दिशा को क्या कहा जाता है साथियों, प्रतीची कहा जाता है, प्रतीची कहा जाता है। ठीक है, तो ये और इधर की दिशा की बात करें साथियों, ये दिशा का नाम क्या है, दक्षिण है।
जिसे क्या कहा जाता है साथियों, अवाची कहा जाता है। अवाची कहते हैं या क्या कहते हैं साथियों, समीची। क्या कहते हैं भाई, या क्या कहते हैं, समीची कहते हैं। समीची कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा रहा भैया उत्तर का। उत्तर को क्या कहते हैं, उदीची कहते हैं। पूर्व को क्या कहते हैं, प्राची कहते हैं। और दक्षिण को क्या कहते हैं साथियों, अवाची या समीची कहते हैं। इसके अलावा पश्चिम को क्या कहते हैं साथियों, प्रतीची कहते हैं। अब बात करते हैं अन्य दिशाओं के बारे में। जैसे मान लीजिए साथियों, एक दिशा इधर से इधर चली जाती है, ये भी एक दिशा है भाई। इसके अलावा देखेंगे तो एक दिशा इधर से इधर आती है, ये भी एक दिशा है। बाकी पूरब, आकाश और पाताल भी दिशा के रूप में काउंट किए जाते हैं। देखिए भैया, अगर इसकी बात करें साथियों, इस दिशा को क्या कहा जाता है, ईशान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईशान कहा जाता है। और इस दिशा को क्या कहते हैं साथियों, वायव्य कहते हैं। इस दिशा की बात करें साथियों, इसको क्या कहा जाता है, नैऋत्य कहा जाता है। नैऋत्य कहा जाता है। इस दिशा की बात करें साथियों, इसको आग्नेय कहते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, यहां से प्रश्न कैसे बनता है वो देखिए। अगर कहा जाए साथियों, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा की बात करें साथियों, इसको क्या कहेंगे हम लोग, देखिए क्या कहते हैं भैया इसको, इसका नाम हो जाता है क्या, आग्नेय नहीं होता, ईशान हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, ईशान हो जाता है। वहीं पर अगला देखिएगा, दूसरा नंबर क्या है, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा। कहीं कहीं कोण भी लिखा रहता है, उत्तर और पश्चिम के मध्य का कोण क्या कहलाता है, तब भी आप बताएंगे क्या कहलाता है, यही कहलाता है। क्या हो जाएगा भाई, अगर आप देखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वायव्य हो जाएगा। अगला देखिए, पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा, क्या कहलाएगी भाई, इसकी बात करें साथियों, इसको क्या कहते हैं, नैऋत्य कहते हैं। नैऋत्य कहते हैं। आगे देखिएगा भैया, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा, क्या कहलाएगी भाई, तब इसका नाम हो जाएगा क्या भैया, आग्नेय। क्या हो जाएगा भाई, आग्नेय हो जाएगा। तो याद रखिएगा, दिशाओं से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहलाती है, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य कहलाती है, पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा क्या कहलाती है, नैऋत्य कहलाती है। इसके अलावा दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है, क्या कहेंगे भाई, आग्नेय कहेंगे। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साथियों अन्य से संबंधित। जैसे देखिएगा लिखा हुआ ज, क्या लिखा भाई, ज लिखा हुआ। ज का मतलब क्या होता है भैया, ज की अगर हम लोग बात करें, इसका अर्थ क्या होता है,
ज का मतलब क्या होता है भैया? ज का मतलब होता है उत्पन्न, या क्या होता है साथियों? जन्म लेने वाला। ठीक, जैसे देखिएगा भैया पहला पॉइंट क्या है, जैसे मैंने कहा जल में उत्पन्न, जल में उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या बनेगा? फटाफट कमेंट करिए सभी लोग। जल में उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या बनेगा? कीचड़ में उत्पन्न, कीचड़ में उत्पन्न, निम्न कुल में उत्पन्न, पसीने से उत्पन्न, अंडे से उत्पन्न या अंडे से जन्म लेने वाला। इन सब की बात करें साथियों, जैसे अगर कहा जाए जल में उत्पन्न को क्या कहते हैं? कहते हैं सर जी जलज कहते हैं, है ना। कीचड़ में उत्पन्न हो तो उसे क्या कहते हैं भैया? पंकज कहते हैं। निम्न कुल में उत्पन्न हो तो उसे क्या कहते हैं भाई? अंतज कहते हैं। पसीने से उत्पन्न हो तो उसे क्या कहते हैं भैया? स्वेदज कहते हैं। और जो अंडे से उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं भाई? अंडज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अंडज कहते हैं, है ना। अब इसके अलावा देखेंगे अगर अलग से, तो अलग में देखिएगा जैसे जो जमीन फोड़कर निकलता हो, जो जमीन फोड़कर निकलता हो, उसे क्या कहते हैं भैया? उद्भिज कहते हैं। उद्भिज कहते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं भैया? एक और भी है, जो स्वयं से उत्पन्न हो, जो स्वयं से उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं भैया? जो स्वयं से उत्पन्न हो उसे क्या कहा जाता है? स्वयंभू कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? स्वयंभू कहा जाता है। आगे बढ़ते भैया, ज से उत्पन्न वाला मामला तो हो चुका है ना। ज से उत्पन्न वाला मामला हो गया भाई। आगे बढ़ते भैया अगला देखिएगा, जैसे हम बात करें साथियों किसके बारे में? आग से संबंधित। किससे संबंधित भैया? आग से संबंधित। आग से संबंधित अगर आप देखें तो आग से संबंधित में क्या मिलने वाला है? देखिए, कहते हैं सर जी पेट में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग को क्या कहा जाता भाई? है। दूसरा देखिएगा भाई, विरह की आग। तीसरा है साथियों जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग। समुद्र में लगने वाली आग। समुद्र में लगने वाली आग। देखिए भैया, अब देखो जरा, कह रहा पेट में लगने वाली आग। जठर का मतलब क्या होता है साथियों? पेट होता है। जठर का मतलब क्या होता है? कहेंगे सर जी पेट होता है, और पेट में क्या जोड़ दो भैया? अग्नि, क्या बनेगा? जठराग्नि।
तो पेट में लगने वाली आग को जठरा नल कहते हैं, या क्या कहते हैं भैया, जठराग्नि कहते हैं। अनल का मतलब भी आग होता है ना, तो इसको क्या कहेंगे, जठराग्नि कह देंगे। विरह की आग को क्या कहेंगे साथियों, विरहाग्नि कह देंगे, है ना। आगे देखिएगा, कह रहा जंगल में, जंगल का मतलब पर्यायवाची एक होता है दावा। दावा का मतलब क्या होता है साथियों, हक जताना, और इसके अलावा दावा का मतलब क्या होता है, जंगल होता है। ठीक है, तो दावा से क्या हो जाएगा, कहेंगे सर दावाग्नि हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, दावाग्नि हो जाएगा। जठराग्नि को और क्या कहते हैं भैया, जठरा नल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, जठरा नल भी कहते हैं। ऐसे ही दावाग्नि को क्या कहा जाएगा भैया, दावा नल। कहीं कहीं दावा नल भी लिख कर आता है ना, इसलिए। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं भाई, कहते हैं सर जी बड़वा नल कहते हैं, या क्या कहते हैं, बड़वाग्नि कहते हैं। बड़वा नल कहते हैं या क्या कहते हैं भैया, बड़वाग्नि कहते हैं। तो ये हो गया किससे संबंधित भाई, आग से संबंधित हो गया। आगे देखिएगा, अगला अगर हम लोग बात करें किससे संबंधित भैया, ज्ञ से संबंधित। ज्ञ, ज्ञ का मतलब क्या होता भाई, ज्ञ का मतलब क्या होता, अगर इसका मतलब देखा जाए, ज्ञ का मतलब होता है भैया ज्ञानी। क्या होता है, ज्ञानी होता है या जानने वाला। क्या होता है भाई, जानने वाला, या दूसरे शब्दों में कहा जाए इसको ज्ञानी की बजाय आप कह सकते हैं जानकार, है ना, जानकार भी कह सकते हैं। ये किसका मतलब है, कहेंगे सर जी ज्ञ का मतलब है। अब आइए देखते हैं कुछ शब्द को जो बनते हैं इससे। जैसे देखिएगा, पहला है भाई, कहेंगे जैसे भैया लिखा हुआ है क्या, सब कुछ जानने वाला। सब कुछ जानने वाला। दूसरा, बहुत जानने वाला। तीसरा, कम जानने वाला। कुछ नहीं जानने वाला। मर्म को जानने वाला। शास्त्र को जानने वाला। विशेष ज्ञान रखने वाला। उसे क्या कहते हैं भाई, आइए देखते हैं, उन शब्दों के नाम लिखते हैं क्या क्या है भैया, है ना। जैसे देखिए, कह रहा सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं, सब कुछ जानने वाले को साथियों क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं भैया, सर्वज्ञ कहते हैं, है ना। बहुत जानने वाला क्या होता है भैया, कहेंगे सर जी बहुज्ञ हो जाएगा, है भाई, बहुज्ञ हो जाएगा। कम जानने वाला क्या होता है साथियों, कहेंगे सर अल्पज्ञ होता है ना। आगे देखिए, कुछ नहीं जानने वाले को क्या कहते हैं भाई, अज्ञ कहते हैं। कुछ नहीं जानने वाला क्या कहलाता है, अज्ञ कहलाता है। मर्म को जानने वाला क्या कहलाता है भैया, मर्मज्ञ कहलाता है। आगे देखिए, शास्त्र को जानने वाला क्या कहलाएगा भैया, शास्त्रज्ञ कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए, विशेष ज्ञान रखने वाला क्या कहलाएगा भैया, विशेषज्ञ कहलाएगा। ठीक, ऐसे राजनीति को जानने वाला क्या कहलाएगा, कहेंगे सर राजनीतिज्ञ कहलाएगा, है कि नहीं। कूटनीति को जानने वाला कूटनीतिज्ञ कहलाएगा। विधि को जानने वाला विधिज्ञ कहलाएगा। समझ गए, क्लियर है भैया। तो ये हमारा ज्ञ से संबंधित रहा, जिसमें सबसे ज्यादा ऊपर वाला पूछा जाता है भाई। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग नया चीज पढ़ते हैं, वो क्या है भाई, आइए देखते हैं। नाटक से संबंधित। किससे संबंधित भाई, नाटक से।
ये अलग अलग इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको एक ही नजर में पूरा का पूरा एक बार में दिख जाए और याद भी हो जाए। नाटक से संबंधित की बात करें साथियों, नाटक जानते हैं, नाट्य मंचन की बात है ना। नाटक से संबंधी में देखेंगे पहला क्या है भैया, नाटक का पर्दा है। नाटक का पर्दा क्या कहलाता भैया। दूसरा है साथियों नाटक के पर्दे के पीछे का स्थान। नाटक के पर्दे के पीछे का स्थान। अगला देखिएगा, नाटक का पर्दा गिरना। नाटक का पर्दा गिरना। हास्य व्यंग में लिखा गया नाटक क्या कहलाता भाई। आगे देखिएगा, वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो। नाटक के अंत में गाया जाने वाला गीत के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा बताइएगा। थोड़ा साइड कर दीजिए भैया, कट रहा है ऐसा क्यों दिख रहा है हमको। ठीक है, जिसकी आशा ना की गई हो उमेश, जिसकी आशा ना की गई उसे भैया अप्रत्याशित कहते हैं। जिसकी आशा ना की गई उसे क्या कहते हैं, अप्रत्याशित कहते हैं। ठीक है, हाँ भैया याद रखिएगा। अब देखिए नाटक का पर्दा क्या होता है भाई, नाटक के पर्दा को यवनिका कहा जाता है। नाटक के पर्दे को क्या कहते हैं भैया, यवनिका कहते हैं। नाटक के पर्दे के पीछे का स्थान जो होता है उसे क्या कहा जाता है साथियों, नेपथ्य कहा जाता है। आगे देखिएगा, नाटक का पर्दा गिरना क्या कहलाता है, पटाक्षेप कहलाता है। आगे देखिएगा, हास्य व्यंग में लिखा गया नाटक क्या कहलाता है, कहेंगे सर जी प्रहसन कहलाता है। वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो उसे क्या कहते हैं साथियों, गीत रूपक कहते हैं। आगे देखिएगा, नाटक के अंत में गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है, भरत वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता भाई, भरत वाक्य कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, अगला देखिएगा, अगले पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। अब बात आती है साथियों किसके बारे में, है ना, किसके बारे में बात आती है भाई, पति के परदेश जाने से संबंधित। पति के परदेश या विदेश जाने से संबंधित। कहते हैं ना, जिसका पति परदेश चला गया हो, जिसका पति परदेश से आया हो, जिसका पति परदेश से जाने वाला हो, इन सब के बारे में भैया। देखिए भैया, अगर हम बात करें साथियों पहले पॉइंट के बारे में, तो लिखा क्या गया भैया, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो,
दूसरा वह स्त्री जिसका पति परदेश से आया हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश जाने वाला हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। क्या कहेंगे भैया इन चारों के लिए, सभी लोग बताइएगा। एक और भी है भाई, वह स्त्री जो पति के परदेश जाने पर दुखी हो, उसे क्या कहते हैं भैया? देखिए भाई, कह रहा वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आया हो, जिसका पति परदेश गया हो, उसे क्या कहते हैं साथियों? प्रोषित पतिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया? प्रोषित पतिका। प्रोषित पतिका कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आया हो, उसे क्या कहते हैं भैया? आगत पतिका कहते हैं। आगत पतिका कहते हैं भाई। वह स्त्री जिसका पति परदेश जाने वाला हो, उसकी बात करें साथियों, उसे क्या कहते हैं? प्रवस्यत पतिका कहते हैं। प्रवस्यत पतिका कहते हैं भाई। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, उसको क्या कहते हैं भाई? आगमिष्यत पतिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया? आगमिष्यत पतिका कहते हैं। आगमिष्यत पतिका कहते हैं भाई। इसके बाद बात करें वह स्त्री जिसका पति के परदेश जाने पर दुखी हो, उसे क्या कहते हैं भैया? वियोगिनी कहते हैं। वह स्त्री जो पति के परदेश जाने पर क्या हो भाई? दुखी हो, उसे क्या कहते हैं? वियोगिनी कहते हैं। और वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला, उसे क्या कहते हैं? आगमिष्यत पतिका कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश जाने वाला, उसे प्रवस्यत पतिका कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आया, उसे आगत पतिका कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया, उसे क्या कहते हैं? प्रोषित पतिका कहते हैं। क्लियर है भाई? आगे बढ़ा जाए तो परदेश जाने वाला मामला हो गया खत्म। चलो भाई, अब हम लोग क्या करते हैं भाई? इच्छा से संबंधित पढ़ते हैं। किससे संबंधित भाई? इच्छा से संबंधित। इच्छा से संबंधित। देखिए भैया, इच्छा संबंधित का पहला पॉइंट हमारा क्या है? पहला भैया, खाने की इच्छा।
खाने की इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, आगे जीने की इच्छा, खाने की इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, जीने की इच्छा, पीने की इच्छा, जानने की इच्छा, तैरने की इच्छा, किसी को जीतने या वश में करने की इच्छा। टेढ़ा लिखा, क्या कहा? हिंदी बहुत टफ है। अरे डराओ नहीं, हम डर जाएंगे भाई। सर हिंदी बहुत टफ है। अनामिका, एक बात कहना चाहूंगा मैं। जैसे क्या होता है ना कि मैंने देखा है, मैं भी हिंदी का टीचर हूँ। अपनी बात को, अपनी फीलिंग को, अपने तकलीफ को, अपने दर्द को मैं एक बार बयां करता हूँ आप लोगों से। सुनिएगा, जब मैं अपने कभी गांव जाता हूँ तो वहाँ पे जब कोई हमसे पूछता है कि क्या करते हो, तो कहता हूँ पढ़ाता हूँ। क्या, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? तो जैसे ही मैं बोलता हूँ मेरे मुंह से निकलता है हिंदी। तो जानते हो कैसे जवाब देते हैं? अच्छा। कैसे बोलते हैं? अच्छा। मतलब कि हिंदी पढ़ाना क्या है भाई? सबकी नज़र में हलवा क्यों है? आज तक हमें यही नहीं समझ में आया, सबकी नज़र में हलवा क्यों है। उनको क्यों लगता है कि हिंदी आसान है? क्या वो बोलना सीख गए इसलिए? गांव समाज में जो है कि एक समुदाय में रहकर जीवन यापन कर रहे हैं, वो हिंदी है? कभी नहीं। आप सच बता दूं, आप सारे जितने लोग हो, चाहे वो मैं खुद हूं क्यों ना हूं, सबकी बात कर रहा हूं भैया, वास्तव में जो हिंदी का प्रयोग होना चाहिए वो नहीं करते, नहीं करते हैं। अगर आप बोलने की हिंदी का प्रयोग करते, आपको लगता है आपको बोलना आ गया तो आप हिंदी के जानकार हो गए, तो ऐसा नहीं है। आपने मौखिक भाषा सीखी है, आपने साहित्यिक सीखी ही नहीं। जिस दिन आप साहित्यिक सीखोगे उस दिन आपको लगेगा कि वास्तव में हिंदी कुछ है ना। हिंदी सबके बस की बात नहीं है, कहने को है, लेकिन जब आप कंपटीशन तैयारी करते हो तब हिंदी का लेवल समझ में आता है कि हिंदी में ये भी पढ़ना है। इसलिए अपने लेवल को मजबूत करना बहुत जरूरी है। जरा कमेंट कर नीचे करिए, है ना। तो अपने लेवल को मजबूत करिए, ठीक है। और रही बात कठिन की, तो कठिन आपको तब लगेगा ना कि जब आप कभी पढ़े नहीं होंगे। स्कूल के टीचर भी क्या पढ़ाए आपको? परीक्षा पास कराए हैं, पढ़ाए क्या? कुछ नहीं। हम तो सीधा कहते, क्योंकि मैं भी पढ़ा हूं ना, मुझ पर क्या बीती है मैं जानता हूं। जब मैं कंपटीशन की तैयारी करने के बारे में सोचा और जब हिंदी मैंने पढ़ी तो मुझे रियलाइज हुआ कि हिंदी तो वास्तव में कठिन है। फिर मैंने हिंदी को आसान बनाया अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करके। जब लोगों से बातें करता हूँ, आसपास की वस्तुओं को देखता हूँ, तो मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें दिमाग में चलने लगती है कि भैया हिंदी यहाँ पे मंडरा रही है हमारे, है ना। तो ये मत सोचिएगा, हिंदी को जितना आप अपने दैनिक जीवन में बेहतर तरीके से प्रयोग कर पाएंगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आप अनपढ़ नहीं हैं। तो पढ़े लिखे और अनपढ़ में अंतर दिखाना भी तो है कि सामने वाला जो बोल रहा है वो कितना पढ़ा लिखा है, आप कितने पढ़े लिखे हो, अंतर दिख जाएगा अगर आप सही ढंग से पढ़े हो तो।
आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बोलने का तरीका, आपका एटीट्यूड सब साफ नजर आएगा अगर आप पढ़े लिखे कायदे से हो। एक होता है पढ़ाई पर अहंकार करना, तो वो तो होना नहीं चाहिए, वो अगर है तो जानते हो आज नहीं तो कल खत्म हो जाओगे, इसलिए अहंकार भी ठीक नहीं है। तो इसलिए जब आपके अंदर सादगी और जहां पे जरूरत हो वहां पे और अपने सही शब्दों का सही वक्तव्य का प्रयोग करोगे तो लोग कहेंगे कि अरे भाई बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। ठीक है, तो हिंदी को कठिन नहीं कहा जाता, हिंदी को सीखने की जरूरत है, वो जानने की जरूरत है जो आप अभी तक नहीं जाने हैं। जैसे ये सारी चीजें, अब जैसे खाने की इच्छा सुनी है सबने, लेकिन खाने की इच्छा का नाम क्या है शायद ये कुछ लोगों को पता होता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा क्या होती, जीने की इच्छा क्या होती, पीने की इच्छा क्या होती, इनके लिए कोई शब्द तो प्रयोग किया गया होगा, है ना। तो उन शब्दों का प्रयोग, जैसे लड़कियां इतना सस्ती समझती हैं, है ना। अभी थोड़ी देर बाद मैं आगे पढ़ाऊंगा लड़कियों के बारे में, लड़कियों के नाम क्या क्या रखे जाते हैं। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखता हूं, चंचल नैनो वाली, अगर चंचल नैनो वाली है तो उसे क्या कहा जाता है, लोलाक्षिका कहा जाता है। किसी लड़की को अगर लोलाक्षिका कह देना, पहले वो समझेगी हमको गाली दिया है। किसी लड़की को अगर कह दिया जाए लोलाक्षिका, तुम तो एकदम बिल्कुल लोलाक्षिका हो, तो उसे लगेगा कि हमको गाली दे रहा है। जैसे नहीं होता है कि अब शादीशुदा वैवाहिक जीवन में जब लोग प्रवेश करते हैं तो कुछ समय बाद जो है कि पति पत्नी में नोकझोंक शुरू होती है। पति अगर पत्नी को कह दे तुम नागिन हो तो पत्नी को बुरा लग जाता है, और पत्नी को कह दिया तुम नागिन की तरह चलती हो, तब देखो तो दो चार पकौड़े बढ़ा के दे देगी खाने में, है कि नहीं। तो ये हिंदी है, इतनी सुंदरता हिंदी में और किसी भाषा में नहीं मिलेगी। पत्नी को नागिन बोला तो बुरा लग गया, बोल दिया पत्नी को तुम नागिन जैसी चलती हो तो पत्नी को बड़ा अच्छा लगा। दोनों जगह फिर नागिन पत्नी को कहा है, फर्क इतना है, एक में नागिन डायरेक्ट कहा है, इसका मतलब रूपक कह दिया। किसी को अगर उपमा देनी है, अगर डायरेक्ट दे दिए हम तो वो रूपक में कन्वर्ट हो जाता है ना। और वहीं पर अगर जैसे मान लीजिए पत्नी को कह दिया कि तुम कैसी चलती हो, नागिन जैसी चलती हो, यानी पत्नी को उपमा अलंकार की संज्ञा दी, तो जब वहां पे उपमा अलंकार की संज्ञा दी पत्नी खुश, जैसे ही रूपक दिया तो बुरा लग गया। अब कह दे कि तुम्हारा चेहरा चांद जैसा है तो कहेगी अरे हाँ बहुत अच्छी है। अब कह दो कि तुम्हारा चेहरा ही नहीं तुम चांद ही हो तो उसे समझ में आएगा ओहो मेरी बेइज्जती हो गई। तो रूपक अलंकार का प्रयोग हर जगह नहीं दिया जा सकता, उसकी जगह इसीलिए उपमा अलंकार का प्रयोग सबसे ज्यादा लोग करते हैं, है ना। जैसे चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, सुने हो गाने ना, तो चांद सा रोशन चेहरा है। तो यहां पर भी देखो हिंदी की बात करें, ये हिंदी की सुंदरता है, ऐसी सुंदरता किसी भाषा में कहां मिलती है भाई, है ना। बोलने का तरीके से पता चलता है, अगर कह दो तुम बहुत सुंदर लगते हो तो ये तारीफ नहीं है, सामने वाले को लगेगा ब्याजस्तुति अलंकार बना जा रहा है, कि जहां तारीफ के माध्यम से क्या हो रही है, बुराई हो रही है, निंदा हो रही है, ब्याज निंदा अलंकार बन जाएगा, है ना। और कहीं पर क्या होता है कि बुराई करके तारीफ हो रही होती है तो वहां पे कहते हैं कि भैया ब्याजस्तुति अलंकार हो जाता है। हर जगह अपनी हिंदी ही तो है, आप बोलो तो सही, प्रयोग करो तो सही। जब आप ढंग से पढ़ोगे तब आपको लगेगा बाहर परम सर ने जो कहा था, हिंदी का प्रयोग तो दैनिक जीवन में बहुत अच्छे से किया जा सकता है ना। अब यहां पर देखिए कह रहा है खाने की इच्छा, खाने की इच्छा के लिए क्या बनता है साथियों, बुभुक्षा बनता है। क्या बनता है भाई, बुभुक्षा। अब घर में अगर आपने बोला कि मम्मी बुभुक्षा बहुत तेज हो रही है, जल्दी से खाना दो, मम्मी कहेंगी का पगलाया है, का बोल रहा है। लेकिन जैसे कहोगे मम्मी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मम्मी कहेंगी हाँ हाँ ले आई, चूहे को गोली मारो और तुम खाना खाओ। पेट में चूहे दौड़ने का मतलब क्या होता है, मुहावरा ही तो है। पेट में चूहे दौड़ने का मतलब बहुत जोर की भूख लगना है। आगे देखिए, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहते हैं भैया, अभिप्सा कहते हैं। अभिप्सा कहलाता है। जीने की इच्छा को क्या कहा जाता है साथियों, जिजीविषा कहलाता है ना। पीने की इच्छा को क्या कहते हैं साथियों, पिपासा कहते हैं। जानने की इच्छा को क्या कहते हैं भाई, जिज्ञासा कहते हैं। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं भैया, तितिर्षा कहते हैं। तितिर्षा हो गया भाई।
किसी को जीतने या वश में करने की इच्छा को क्या कहते हैं साथियों? जिगीषा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जिगीषा कहते हैं। आगे देखिएगा, आगे अगला है भाई क्या? किसी को मारने की इच्छा। किसी को मारने की अगर इच्छा हो जाए तो युद्ध करने की इच्छा। किसी को मारने की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा। आगे देखिएगा भैया, मरने की इच्छा। अगला है मोक्ष की इच्छा। मोक्ष की इच्छा के लिए क्या होगा भैया? ग्रहण करने की इच्छा। जिगृच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? लिख दिया पहले ही हमने। आगे देखिएगा भाई, जैसे मैंने कहा देने की इच्छा, इसको क्या कहते हैं भैया? करने की इच्छा को क्या कहते हैं? ठीक, चलिए भाई नाम दिया जाए इनका। किसी को मारने की इच्छा को क्या कहते हैं भैया? जिंघासा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ओह, जिंघासा कहते हैं। युद्ध करने की इच्छा को क्या कहते हैं भैया? युयुत्सा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? युयुत्सा कहते हैं। आगे देखिएगा, मरने की इच्छा को क्या कहते हैं भैया? मुमूर्षा कहते हैं। मोक्ष की इच्छा को क्या कहते हैं भैया? मुमुक्षा कहते हैं। ग्रहण करने की इच्छा को क्या कहते हैं भैया? जिघृच्छा कहते हैं। देने की इच्छा को क्या कहते हैं साथियों? दित्सा कहते हैं। और करने की इच्छा को क्या कहते हैं भैया? चिकीर्षा कहते हैं। चिकीर्षा कहते हैं, है ना भैया? क्या कहते हैं भाई? चिकीर्षा कहते हैं। याद रखिएगा, ये सारी चीजें किससे संबंधित थी? इच्छा से भैया। खाने की इच्छा बुभुक्षा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा अभिप्सा, जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं, पीने की इच्छा को पिपासा कहते हैं, जानने की इच्छा, इनके बारे में इच्छुक से संबंधित बात आगे लिखाऊंगा मैं, ठीक है? आगे मैं लिखाऊंगा भैया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्त्रियों से संबंधित अब स्त्रियों से संबंधित की बात करें भाई, जैसे बहुत सारी शादीशुदा महिलाएं होती उनकी बात कही जा रही है। जैसे देखिएगा, पहला भैया नवविवाहित स्त्री। वह स्त्री जिसके पुत्र पति ना हो,
वह स्त्री जिसके पुत्र पति हों वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो वह स्त्री जिसकी एक संतान के बाद कोई संतान न हो चलिए भैया इतना लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। देखिएगा, नवविवाहित स्त्री की बात कर रहा भैया। नवविवाहित स्त्री का मतलब क्या होता है साथियों? कहते हैं सर जी नवोढ़ा होता है। क्या होता है भैया? नवोढ़ा होता। वह स्त्री जिसके पुत्र पति हो, उसे पति ना हो, उसे क्या कहते हैं भैया? अवीरा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अवीरा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भैया? अवीरा। वह स्त्री जिसके पुत्र पति हो उसे क्या कहते हैं भैया? पुरंधरी कहते हैं। पुरंधरी कहते हैं। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो उसे क्या कहते हैं भैया? वंध्या कहते हैं। या क्या कहते हैं भैया? बांझ कहते हैं, है ना। वह स्त्री जिसकी एक संतान के बाद कोई संतान उत्पन्न न हो उसे क्या कहते हैं भैया? काकबंध्या कहते हैं। काकबंध्या कहते हैं भाई। ठीक है, आगे देखिए। वह स्त्री जिसका पति जीवित न हो उसे क्या कहते हैं भैया? विधवा कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति जीवित न हो उसे क्या कहते हैं भैया? विधवा कहते हैं। क्या कहते हैं? विधवा कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अभी तो इससे संबंधित बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने के लिए। वह स्त्री जो सूर्य न दे सके उसे क्या कहते हैं, है ना। इसके अलावा घुंघराले बालों वाली नायिका को क्या कहते हैं भैया? 16 वर्ष की नायिका को क्या कहा जाता है ना। 18 वर्ष की नायिका को क्या कहते हैं? ठीक है, 15 वर्ष की नायिका को क्या कहते हैं? इसके अलावा जो है कि अविवाहित 40 वर्ष की महिला को क्या कहते हैं या नायिका को क्या कहते हैं? इसके अलावा आपको जो है कि वह से जो सूर्य न देखे उसे क्या कहते हैं भाई? वह से जो किसी जो है कि पर पुरुष से प्रेम करती है उसे क्या कहते हैं? अपने पति से प्रेम करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? ये सारी चीजें आपको अगली क्लास में मिलने वाली हैं। तो आज के लिए यहीं पर हम विराम लेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में नए कंटेंट के साथ, बढ़िया तरीके से, एकदम शानदार तरीके से इसको पढ़ेंगे। और एक बात ध्यान में रखिएगा, इसको रिवीजन कैसे करना है, आपको जो भी ढूंढना है, देखिए सारी चीजें आपको हमने टॉपिक वाइज रखती हैं। टाइप रख दिया है, दिशाओं से संबंधित हो गया। दूसरा टाइप क्या है? उत्पन्न होने से संबंधित हो गया। तीसरा टाइप क्या है? आग से संबंधित हो गया। चौथा टाइप है साथियों ज्ञ से संबंधित है ना। और पांचवा टाइप क्या है भैया? नाटक से संबंधित है ना। इसके बाद क्या है कि भैया पति के परदेश जाने से संबंधित है। इसके बाद अगला है भैया इच्छा से संबंधित है। फिर किससे संबंधित है भैया? इसके अलावा नारी से संबंधित है या स्त्रियों से संबंधित है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, आज क्या पढ़ने वाले भाई? रात से संबंधित। अभी स्त्रियों से संबंधित पूरा खत्म नहीं हुआ था, रात से संबंधित पढ़ेंगे भैया। रात एवं दिन से संबंधित।
चलिए शुरू करते भाई, इसके बारे में बढ़िया तरीके से देखिएगा जरा। पहला पॉइंट है हमारा रात्रि का प्रथम प्रहर। क्या कहलाता भैया? तो दूसरा, रात्रि का दूसरा प्रहर क्या कहलाता है? जो आपको मालूम हो आप कमेंट कर सकते हैं। रात्रि का तीसरा प्रहर, जो आपको मालूम हो आप इसमें से कमेंट कर सकते हैं, है ना। और क्या है भैया? रात्रि का चौथा प्रहर। तो अगर आपसे पूछा जाए रात्रि में कितने प्रहर होते हैं, कहेंगे सर जी रात्रि के 4 प्रहर होते हैं। कितने प्रहर होते हैं भाई? रात्रि में 4 प्रहर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रात्रि का प्रथम प्रहर, है ना, दूसरा प्रहर, तीसरा प्रहर और क्या होता है? चौथा प्रहर होता है। अब इनके नाम देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। रात्रि के प्रथम प्रहर को क्या कहते हैं साथियों? प्रदोष कहा जाता है। रात्रि के प्रथम प्रहर को क्या कहा जाता है भाई? प्रदोष कहा जाता है। दूसरा देखिए, दूसरे प्रहर को क्या कहते हैं साथियों? द्वियामा कहते हैं। तीसरे प्रहर को क्या कहते हैं साथियों? त्रियामा या त्रिवाशा कहते हैं। त्रियामा या क्या कहते हैं भैया? त्रिवाशा कहा जाता है। ये सबसे खतरनाक होता है समय, जो रात्रि का तीसरा प्रहर होता है। और ये एक ऐसा प्रहर होता है कि जिसमें इंसान तो क्या, जानवर भी सोते हैं। ध्यान रखिएगा, रात्रि का जो तीसरा प्रहर होता है सबसे खतरनाक प्रहर होता है। ये एक ऐसा प्रहर होता है जिसमें जानवर भी सोते हैं, इंसान भी सोते हैं, लेकिन एक नहीं सोते, जिनको कहते हैं भैया उल्लू और चमगादड़। ये दो ऐसे होते हैं जो उस समय नहीं सोते हैं। कभी भी आप रात के 2 बजे कभी बाहर निकलिए, तो अगर उल्लू आपको देखेगा तो पक्का आवाज़ जरूर निकालेगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि उसे लगेगा कोई इंसान ऐसा है जो रात्रि के लिए है ही नहीं, तीसरे प्रहर में इंसान नहीं जागते, तो उसको क्या कहा जाता है भैया? निशाचर कहा जाता है। तो उल्लू को ये लगता है कोई निशाचर बाहर आया है। समझ रहे हैं? याद रखिएगा, कहते हैं ना कि रात्रि में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं? निशाचर या राक्षस कहते हैं। और ये राक्षस प्रवृत्ति का जो समय होता है वो 12 बजे के बाद होता है ना। तो इसी वजह से जो उल्लू होता है वो क्या करता है? आवाज निकलता है। उसे लगता है कि कोई राक्षस आ गया है क्या, है ना। नहीं तो आम इंसान को देख के क्यों आवाज करता हो। ठीक, खैर वो तो अलग बात है। आगे बात करें साथियों, रात्रि का चौथा प्रहर, इसकी बात करें साथियों, ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। कहा जाता है कि विद्यार्थी जो जीवन होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। उसे किस में उठना चाहिए भैया? ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जरा देखिएगा, कब उठना चाहिए भैया? ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। एक समय होता है 4 बजे का आसपास का जो समय होता है ना, 4 बजे के आसपास का समय होता है। ठीक है, ये समय ऐसा होता है। ठीक है, ठीक। चलो भाई बात करते हैं। तो रात्रि का चौथा प्रहर होगा। पहला प्रहर की बात आती है, बच्चे को दिमाग में आएगा सर पहला प्रहर कौन सा होता है? तो पहला प्रहर भैया 7 बजे से लेकर 10 बजे तक का जो प्रहर होता है उसे क्या कहते हैं भैया? उसे कहते हैं क्या? प्रथम प्रहर कहते हैं, जिसको प्रदोष। बता रहा हूं प्रताप सिंह, मैं समझ गया था, दिमाग में आएगा कि सर समय क्या होता है। शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, इसीलिए कहा जाता है प्रदोष के समय में ही भोजन कर लेना चाहिए। प्रदोष के समय में क्या कर लेना चाहिए भैया? भोजन कर लेना चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि भोजन करने का जो सही समय माना जाता है वो 8 से 9 के बीच में लोग करते हैं। सही समय तो 8 बजे है। वैसे ज्यादा सही समय चाहिए तो सूर्यास्त के बाद ही, जो आपका त्रिकाल संध्या होती, त्रिकाल संध्या के बाद भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए, ऐसा माना जाता है। लेकिन कुछ घरों में भोजन तो थोड़ा सा लेट ग्रहण करते हैं, 7 से 8 के बीच में करते हैं, कुछ लोग 8 से 9 के बीच में करते हैं। लेकिन ध्यान रहे 10 बजे के आप जो भोजन ग्रहण करते हैं, है ना, जो भोजन आप ग्रहण करते हैं वो सुपाच्य नहीं होता। और जो इंसान 12 बजे के बाद भोजन ग्रहण करता है
वो भोजन सात्विक नहीं तामसिक भोजन माना जाता है, यानी कहीं ना कहीं वो गरिष्ठ भोजन का रूप का धारण करता है और आपकी जो पाचन शक्ति है उसको कमजोर करने का प्रयत्न करता है। इसीलिए कहा जाता है रात के 12 बजे के बाद भोजन नहीं करना चाहिए हर हाल में। खाना ही ना खाओ ज्यादा अच्छा है, सोचो ही ना खाने के बारे में। अगर उसके पहले है तो आप थोड़ा बहुत ग्रहण कर सकते हैं, है ना, लेकिन 12 बजे के बाद ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि वो राक्षसी भोजन माना जाता है। खैर आगे बढ़ते भैया, 7 से 10 का क्या हो जाता है, प्रदोष हो जाता है। उसके बाद 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो समय होता है वो क्या होता है भाई, द्वियामा होता है। 1 से लेकर जो 4 बजे तक का समय होता है उसमें त्रियामा या त्रिभाषा कहते हैं। लेकिन अब चौथा क्या होता है भैया, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त जानते ही है ना, आराम से 4 बजे से 3:30 बजे, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक आराम से। तो क्या होता है भैया, वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। 6 बजे से लेकर जो समय होता है हमारा 6 से 9 वो वास्तव में प्रदोष होता है। 9 से 12 क्या होता है, द्वियामा होता है। और जो है कि 12 से लेकर 3 बजे तक का जो समय होता है वो त्रियामा होता है। और 3 बजे से लेकर जो 6 बजे तक का समय होता है वो वास्तव में क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त। तो एक फिक्स समय है ना। प्रॉपर समय जो बात कर रहा हूं, प्रॉपर समय की बात कर रहा हूं भैया 6 से 9। आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, बाकी इसको फॉलो करने का मर्जी आपका करे या ना करे वो अलग बात है। 12 बजे से लेकर साथियों कितने बजे तक, 3 बजे तक, ठीक। और वहीं पर ब्रह्म मुहूर्त की बात करें 3 बजे से लेकर साथियों वैसे होता तो 5-6 बजे तक नहीं होता है, पहले ही होता है। 5 बजे तक ही ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है। 3 बजे से लेकर 4 बजे तक समय होता है, ऋषियों का समय होता है, जिसे उस समय जो स्नान करता है उसे कहते हैं ऋषि स्नान कहते हैं, है ना भैया। ऋषि स्नान नहीं, हाँ ऋषि स्नान तो सुबह 4 बजे होता है। देव स्नान होता है 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में देव स्नान होता है। और 4 से 5 के बीच में क्या होता है भैया, ऋषि स्नान होता है। और 5 बजे के बाद आम आदमी स्नान करता है। इसीलिए आप देखेंगे जैसे महाकुंभ का मेला लगा है तो ज्यादातर लोग देखे होंगे जितने साधु संत रहे होंगे वो 4 बजे भोरे में नहाने गए होंगे, क्योंकि वही होता है ऋषि स्नान, है ना। तो भैया याद रखो जिनको कुंभ में देव स्नान करना होता है वो 3 बजे पहुंच लेते हैं, है ना। तो भैया रात्रि का प्रथम प्रहर प्रदोष हो गया, याद हो गया ना। आगे बढ़ते भाई, इससे थोड़ा सा नया आप पढ़ते हैं। नया क्या है वो देखिए, अर्धरात्रि का समय। अर्धरात्रि का समय क्या कहलाता है साथियों, अर्धरात्रि के समय को क्या कहते हैं, आगे देखिए। तारों वाली रात को क्या कहा जाता है, तारों वाली रात को क्या कहा जाता है भाई, आगे देखिए। चांदनी रात को क्या कहते हैं भैया, ठीक है। पूर्णिमा की रात को क्या कहते हैं, पूर्णिमा की रात को क्या कहा जाता भाई। भोर का समय क्या कहलाता भैया, भोर का समय क्या कहलाता है। दोपहर एवं शाम के मध्य का समय क्या कहलाता है। अगर इसकी बात करें साथियों, इसको थोड़ा सा चेंज किया गया है, जानते हैं क्या, इसका नाम रखा गया है शाम एवं संध्या एवं रात्रि का समय, रात्रि के मध्य का समय। लेकिन आपको मैं बता दूं ये बुक में दिया तो है भैया, बुक में ये दिया है इसकी जगह पे, है ना। अभी मैं बताऊंगा क्या है वो मामला, आगे देखिएगा साथियों। इसके अलावा जैसे इसको नहीं रखते, अभी बताएंगे आगे, देखिएगा भैया। चांदनी रात की बात करें साथियों, इसको अच्छा इधर भी तो है। अर्धरात्रि का समय क्या कहलाता साथियों, निशीथ कहलाता, निशीथ हो गया। तारों वाली रात को क्या कहते हैं साथियों, विभावरी कहते हैं। तारों वाली रात को क्या कहा जाता है साथियों, विभावरी कहा जाता है। आगे देखिएगा, चांदनी रात को क्या कहते हैं भैया, चांदनी रात को शर्वरी कहते हैं, ठीक है। पूर्णिमा की रात को क्या कहते हैं साथियों, राका कहते हैं।
भोर का समय क्या कहलाता है भैया? उषा कहलाता है, या जो है सूर्योदय का समय भी होता है, इसी को कहते हैं भाई। दोपहर एवं शाम के मध्य का समय क्या कहलाता है भैया? गोधूली कहलाता है। क्या कहलाता है? गोधूली, है ना। लेकिन कुछ किताबों में संध्या एवं रात्रि के मध्य का समय भी क्या कहलाता है साथियों? गोधूली कहलाता है। किताबों के अनुसार अगर देखा जाए तो वैसे जो नीचे लिखा गया उसको हम गलत समझते हैं। वजह क्या है कि ये जो समय है भैया, संध्या एवं रात्रि के मध्य का समय क्या कहलाता है? गोधूली नहीं कहलाता, वो तो प्रदोष कहलाएगा ना, वो तो प्रदोष कहलाएगा। लेकिन अब किताबों में ये भी दिया है, तो खैर वो अलग बात है कि क्या सही होना क्या नहीं होना। दोपहर एवं शाम के मध्य का समय भैया जो 5 बजे 5 सवा 5 बजे का समय होता है, 5:30 बजे का, 5:45 बजे का जो समय होता है, उस समय धूल युक्त क्या होता है? आकाश होता है। और उसका कारण होता है, कहते हैं लोग कि उस समय गायें क्या होती थी भैया? घर की तरफ लौटती थी। कहाँ से? जो मतलब कि खेतों में चारागाह की तरफ से चर के आती थी। कई 1-2 गाय होती नहीं थी। अब तो लोग गाय पालना बंद कर दिए, वो अलग बात है। नहीं तो पहले गाय तो जिसके पास होती थी, मैं मेरे घर की बात करूं, मेरे घर 13 गाय थी। मेरे घर की खुद की 13 गाय थी भाई, क्योंकि हम लोग गायों को बेचते नहीं थे, ना ही जो है कि बछड़े बेचते थे। बछड़ों का प्रयोग खेतों में किया जाता था, ठीक है, तो इस वजह से नहीं बेचते थे। बाद में क्या हुआ, परिस्थितियां ऐसी प्रतिकूल हुई, अनुकूल तो नहीं प्रतिकूल हुई, जिसकी वजह से उन जानवरों को हमें बेचना पड़ा। लेकिन हमने किसी भी ऐसे नई चीज़ों के जगहों पे बेचा जो नुकसान हो। किसी न किसी को, जैसे किसी ने कहा कि भैया हमको दे दीजिए, हमारे घर गाय नहीं है, हमारे पास पालने के लिए नहीं है, तो उनको दे दिया जाता था। जैसे बछिया जो होती थी, है ना, मादा बछड़ा जिसे कहते हैं। आगे बढ़ते भाई, इसके बाद बात करें साथियों, आगे देखिएगा। सूर्य जहां अस्त होता है, सूर्य जहां अस्त होता है, सूर्य जहां अस्त होता है, सूर्य जहां अस्त होता है उसे क्या कहते हैं भैया? सूर्य जहां अस्त होता है उसे अथमना कहा जाता है। सूर्य जहां अस्त होता है उसे क्या कहते हैं भैया? अथमना कहते हैं। आगे देखिए, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? सूर्य जिस पर्वत के पीछे छिपता है, जिस पर्वत के पीछे अस्त होता है, उसे क्या कहते हैं भैया? अस्ताचल कहते हैं। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से उगता है, उगता है, उसे क्या कहते हैं भैया? उदयाचल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उदयाचल कहते हैं। आगे देखिएगा, ये थोड़ा सा अलग है भाई। आगे देखेंगे अगर हम लोग, देखिए, जैसे कहा जाए साथियों, दोपहर का समय, दोपहर का समय क्या कहलाता है? दोपहर के पूर्व का समय क्या कहलाता है भाई? तीसरा, दोपहर के बाद का समय, जैसे इनके बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो दोपहर का समय क्या कहलाता है भैया? मध्याह्न कहलाता है ना। दोपहर के पूर्व का समय क्या कहलाता है भैया? पूर्वाह्न कहलाता है।
है ना। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है भैया? अपराह्न कहलाता है। क्या कहलाता भाई? अपराह्न कहलाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी किससे संबंधित हो गई? इससे संबंधित हो गई भाई। अब जैसे बात करें साथियों पुत्र से संबंधित अगर कहा जाए, है ना, क्या कहा जाए भाई? पुत्र से संबंधित। देखिएगा, जो पहले पैदा हुआ हो, जो पहले पैदा हुआ उसे कहते हैं साथियों क्या? अग्रज कहते हैं। जो बाद में पैदा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं भाई? भाई तुम इतना लंबा टाइप कर दिए हो सर, आप जितना करवा रहे हैं सब उतना। भैया एक बात बताओ, अभी तुमको क्या लगता है ये खत्म हो गया है? हल्के में ले रहे हो अभी तुम? उमेश, हल्के में ना लो, अभी है कंटेंट बहुत है, थोड़ा सा थोड़ी लिखवा रहे हैं। इसकी कम से कम 3 क्लास पढ़ाएंगे, और कल की क्लास तो और ज्यादा कंटेंट रहेगा। कल थोड़ा सा पीपीटी भी शायद आए। अभी तो लिख रहा हूं ना, कल थोड़ा सा पीपीटी भी आएगी। इतना पढ़ा दूंगा ना, उससे बाहर मुश्किल है पूछना। भाई देखो क्या है ना कि एक आध अगर अलग बाहर से आ जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 100% आपको यही मिले। लेकिन अब वही है कि एक आध परसेंट तो गड़बड़ा ही जाता है। झूठ क्या बोलना, सच बता रहा हूँ भाई। एक आध तो आ जाएगा, उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप सब पढ़े रहेंगे थोड़ा सा और आइडिया आपके पास अच्छा रहेगा, है ना। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं जितना हम पढ़ा रहे हैं उतने में से है भैया। ये सारी चीजें तो पूछी गई हैं भैया। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो कि नहीं? उमेश जरा बताओ भैया, प्रैक्टिस सेट सॉल्व आप करते हो कि नहीं? थोड़ा सा कमेंट को नीचे कर दिए भैया। प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करते हो? प्रैक्टिस सेट जब आप सॉल्व करते हो तो आपको ये जो मैं लिखा रहा हूं ना, ये सब ईमानदारी से बताना, ये सब नहीं मिलता। देखो ये अर्धरात्रि का समय निश्चित कहा जाता है, तारों वाली रात विभावरी कहा जाता है। इतना ही नहीं, ये देखो, इसके अलावा दोपहर और मध्यकाल का समय गोधूली कहलाता है, ये भी पढ़ा होगा तुमने। इतना ही नहीं, दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है, दोपहर के पूर्व का समय पूर्वाह्न कहलाता है, दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। पढ़ाई होगा भैया, ये प्रैक्टिस का क्वेश्चन है सब। ठीक है, पूरा वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ा दूंगा, उसके बाद तुम मार्केट का कोई प्रैक्टिस सेट ले लो वाक्यांश के लिए एक शब्द के। ये गारंटी मैं देता हूं तुमको, कम से कम अगर 150 क्वेश्चन है उसमें, तो ये गारंटी मेरी है 100 क्वेश्चन तो मेरे जो पढ़ाए गए रहेंगे उसी कंटेंट से रहेंगे, उससे बाहर नहीं रहने वाला। उससे बाहर तो रही रहने वाला है, ये सच है। कोई भी मार्केट का प्रैक्टिस सेट उठा लाओ, वाक्यांश के लिए शब्द के 150 क्वेश्चन है, उसमें से 100 तो यहां जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे तो मिलना ही मिलना। 50 वो अपनी मर्जी से अगर बना देते हैं तो बड़ी बात है, नहीं तो लगभग तो 140 तक पहुंच जाएगा। क्योंकि मैं जो कंटेंट दे रहा हूं ना, वो एग्जाम में आए हुए प्रश्नों के आधार पे रहते हैं। इसके अलावा ये नहीं कि किताब से उठा लिया फटाफट दे दिया। अब तुम ही सोचो कि जो कंटेंट ऐसे तुम्हें मिल रहा है, क्या बुक में कहीं तुमको ऐसे मिलेगा रात दिन से संबंधित? कभी नहीं मिलेगा भैया। ये सब एक साथ मैं क्यों दे रहा हूं? ताकि तुम्हें पढ़ने में आसानी हो जाए और तुमको क्लियर भी रहे। जो पहले पैदा हुआ उसे क्या कहते हैं? फटाफट बताओ कमेंट करके सब लोग, क्या हो जाएगा इसका मतलब? जो पहले पैदा हुआ उसे क्या कहते हैं भाई? जो बाद में पैदा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? है ना, विवाहिता पत्नी से, विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान
अवैध संतान, अवैध संतान का मतलब होता है जो विवाहिता पत्नी से उत्पन्न न हो, जिसको केवल क्या किया गया, स्वीकृत किया गया। गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता भैया, गोद लिया हुआ पुत्र, खरीदा हुआ पुत्र, खरीदा हुआ पुत्र। ठीक है, ये देखो भाई, सबकी बात करें अगर हम लोग, यहां पर देखिएगा जरा, जो पहले पैदा हुआ वो साथियों उसे क्या कहते हैं, अग्रज कहते हैं। जो पहले पैदा हुआ उसे क्या कहा जाता है साथियों, अग्रज कहा जाता है। जो बाद में पैदा हुआ वो साथियों उसे क्या कहते हैं भैया, अनुज कहते हैं। अब अग्रज का मतलब क्या होता है साथियों, अग्रज का मतलब बड़ा भाई भी होता है, बड़ा बेटा भी कहते हैं। अनुज का मतलब क्या होता है, छोटा भाई होता है ना। विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान को क्या कहता है साथियों, औरस कहा जाता है। अवैध संतान को क्या कहता है भैया, जारज कहा जाता है। अब जारज संतान क्या होती है, जारज का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए, है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी हो, उसकी जो है कि पत्नी जो आए वो अपने साथ एक पुत्र लेकर आए, या एक जो है कि बच्चा लेकर आए। जब वो किसी और से संबंध बनाकर बच्चा पैदा करके दूसरे किसी पुरुष से शादी करती है, और वो पुरुष उस बच्चे को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता अपने पुत्र के रूप में, तो वह पुत्र क्या कहा जाएगा साथियों, जारज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, जारज कहा जाएगा। जब आप इतिहास पढ़ते, वैदिक काल पढ़ते, तो वैदिक काल में ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि विवाहिता जो पत्नी होती है वह किसी और से संबंध बनाकर पुत्र को पैदा कर सकती है। तो इसीलिए देखो यहाँ पे भी कहानी कुछ ऐसी ही है कि जैसे मान लीजिए क्या होता है कि एक आदमी है और उसकी जो है कि दूसरी शादी हो रही होती है, और वो जो आ रही है, जिसकी जो उसकी पत्नी बन रही है, वो कहीं और से भी उसके पास ऑलरेडी एक बच्चा है। तो जब वो बच्चे को स्वीकार करता है तो वह बच्चा क्या कहलाता है, जारज कहलाता है, यानी अवैध संतान कहलाता है, वैध नहीं होता वो। वैध कौन है, बाद में जब उससे कोई पुत्र उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहेंगे भैया, वैध कहेंगे। वैध संतान का मतलब औरस होता है, अवैध संतान का मतलब जारज जारज होता है। इसीलिए कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है कि औरस का विलोम क्या होता है, तो औरस का विलोम याद रखिएगा, जारज होता है। ठीक है, आगे देखिए, गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं भैया, दत्तक कहा जाता है। गोद लिए हुए पुत्र को क्या कहा जाता है भैया, दत्तक कहा जाता है। खरीदा हुआ पुत्र क्या कहलाता है भैया, क्रीत कहलाता है। खरीदा हुआ पुत्र क्या कहलाता है साथियों, क्रीत कहलाता है। ठीक है, खरीदे हुए पुत्र को क्या कहते हैं भैया, क्रीत कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ेंगे तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले भैया, जयंती से संबंधित। किससे संबंधित भाई, जयंती से संबंधित। देखिए भैया, किसी संस्था के, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर या पूर्ण होने पर, किसी संस्था के 25 वर्ष पूर्ण होने पर मनाई जाने वाली जयंती, मनाई जाने वाली जयंती क्या कहते हैं भैया उसे, उसका नाम बताइए। दूसरा है साथियों, किसी संस्था के
50 वर्ष पूर्ण होने पर, 50 वर्ष पूर्ण होने पर मनाई जाने वाली जयंती। जयंती किसी संस्था के किसी संस्था के 60 वर्ष पूर्ण होने पर मनाई जाने वाली जयंती। पूर्ण होने पर मनाई जाने वाली जयंती। अब क्या क्या नाम दिया जाएगा यहां पर देखिए। किसी संस्था के 25 वर्ष पूर्ण होने पर क्या मनाई जाती है साथियों? रजत जयंती मनाई जाती है। रजत जयंती मनाई जाती है भैया। अब किसी संस्था के अगर 50 वर्ष पूर्ण हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? स्वर्ण जयंती कहते हैं। और किसी संस्था के अगर 60 वर्ष पूरे हो तो उसे क्या कहते हैं भैया? हीरक जयंती कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? हीरक जयंती कहेंगे। अगला देखिएगा, किसी संस्था के 100 वर्ष, किसी संस्था के 100 वर्ष पूर्ण होने पर, किसी संस्था के 100 वर्ष पूर्ण होने पर मनाई जाने वाली जयंती। क्या कहते हैं भाई उसे? उसको कहते हैं साथियों क्या? शताब्दी। क्या कहते हैं भैया? शताब्दी जयंती कहते हैं। आगे देखिएगा, अगला हमारा पॉइंट आ रहा भैया अवस्था से संबंधित। अवस्था से संबंधित नायिका। अवस्था से संबंधित क्या है भैया? नायिका है। देखिएगा जरा ध्यान से, देखिए भैया पहला पॉइंट अगर हम लोग पढ़ें, पहला पॉइंट क्या मिलने वाला है भाई? बारह वर्ष से कम उम्र, 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की को क्या कहा जाता है भैया? कन्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कन्या कहते हैं या कुमारी कहते हैं। आगे देखिएगा, 12 वर्ष से 16 वर्ष की नायिका।
क्या कहते हैं भाई? 16 वर्ष की नायिका को क्या कहते हैं भैया? सोलह वर्ष की नायिका क्या कहा जाता है भैया? 16 वर्ष से 18 वर्ष की नायिका। नायिका को क्या कहते हैं भैया? है ना। आगे एक और पॉइंट मैं लिख देता हूं। 40 वर्ष की अविवाहित 40 वर्ष की अविवाहित नायिका को क्या कहते हैं भैया? 40 वर्ष की अविवाहित नायिका क्या कहते हैं भैया? 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की को क्या कहा जाता है भाई? कन्या कहा जाता है या कुमारी कहते हैं। कहीं कहीं कुमारी लिखा हुआ है, कहीं कहीं कन्या लिखा हुआ है भैया। ठीक है, आगे देखिए 12 वर्ष से 16 वर्ष की नायिका को क्या कहते हैं भाई? 12 वर्ष से 16 वर्ष की नायिका को क्या कहा जाता है? किशोरी कहा जाता है। किशोरी कहा जाता है भैया। 16 वर्ष की नायिका को क्या कहते हैं भाई? षोडशी कहते हैं। षोडशी कहा जाता है। 16 से 18 वर्ष की नायिका को क्या कहते हैं भैया? मुग्धा कहते हैं। मुग्धा कहते हैं। और 40 वर्ष की अविवाहित नायिका क्या कहते हैं भैया? सुश्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सुश्री कहा जाता है। क्यों भाई, काहे ये पूछ रहे हो? है भैया, थोड़ा सा नीचे करिएगा। उमेश, क्यों ये पूछ रहे हो भाई? हाँ भैया, क्यों ऐसा लग रहा है तुम्हें? क्यों ये सब पूछे हो? पहले कमेंट में बताओ जल्दी से, ये क्यों पूछ रहे हो तुम हमसे? 12 से कम उम्र की लड़की को कन्या या कुमारी कहते हैं भैया। 12 वर्ष से कम 16 वर्ष 12 वर्ष से 16 वर्ष की नायिका को किशोरी, 16 वर्ष की नायिका को षोडशी, 16 वर्ष से 18 वर्ष की नायिका को मुग्धा, 40 वर्ष की अविवाहित नायिका को क्या कहते हैं भैया? सुश्री कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। स्त्रियों से संबंधित स्त्रियों से संबंधित देखिएगा भैया, स्त्रियों से संबंधित अगर बात करें चलो भैया। ये भाई जो तुमने कमेंट लिखा है ना हमको, ये कमेंट हमको कई लोग कह चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य हमारे साथ है। दुर्भाग्य हमारे साथ है कि ऐसा कोई मौका नहीं मिल रहा है। क्या करा जाए? दुर्भाग्य इसलिए है क्योंकि हिंदी के साथ संस्कृत का होना भी आवश्यक है, और मेरे पास संस्कृत सब्जेक्ट नहीं है। जितना मुझे संस्कृत चाहिए, मतलब एक डिग्री होती है ना, संस्कृत आती है, बस संस्कृत की डिग्री नहीं है मेरे पास। इस वजह से इस बात का दुख हमें हमेशा रहता है। और फिर अब इच्छा नहीं करती है कि मैं चलूँ फिर से ग्रेजुएशन करूँ संस्कृत से, फिर से शास्त्री बनूं, तब जाके मैं तैयारी करूं। अब इच्छा नहीं करती है। अब तो लगता है कि जो था ठीक था। उमेश ने पूछ लिया, उमेश के बारे में बता दूं। उमेश ने पूछा है, सर जी आप जो है जिस तरह पढ़ाते हैं लगता है कि आप गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रहे हैं। प्रताप तुम बताओ, क्या लगता है ऐसा? मासूम रजा बाबू, और थोड़ा पढ़ लो, अभी स्त्रियों का खत्म नहीं हुआ था। जितना पढ़ाया था वो मैंने कल ही बोला था, तुमने मेरा लाइन नहीं सुना था लगता है भैया। मैंने स्त्रियों संबंधित कहा था कि और भी हैं, उनको अगली क्लास में बताऊंगा।
अभी कहाँ हुआ खत्म। वह स्त्री जिसका पति दूसरी शादी कर ले उसे क्या कहते हैं, कमेंट में बताओ जरा, है बताओ जरा कमेंट में। या जो है कि ये बता दो कि पति द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को क्या कहते हैं, बताओ भैया। अगर तुम लेखपाल की तैयारी कर रहे हो तो इतना तुम्हें तो आना चाहिए, इसके अलावा भविष्य में तुम ग्रेजुएशन उसका ग्रेजुएशन कह रहा हूं भाई, समीक्षा अधिकारी की तैयारी करोगे, है ना भैया। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने कल ही बोला था, मेरी लाइन इसीलिए मैं जो बोलता हूं उसको अमल करना चाहिए, इसीलिए कहा था कल मैं करा दूंगा भैया। बात तो तुम्हारी सही है उमेश, सोच रहा हूं मैं भी लेकिन गवर्नमेंट के नियमावली हमेशा चेंज होती रहती है, क्या किया जाए। जब मन में आता है वो लोग बदल देते हैं नियम, ये भी नहीं सोचते हैं कि जो बच्चे हैं उन पर क्या बीतेगी। चलो कोई नहीं, सरकार की जैसी मंशा जैसी इच्छा, ठीक है। चलो भैया शुरुआत करते हैं, देखिएगा। देखो भैया, पति द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, कल मैंने स्त्रियों के सौंदर्य को लेकर लिखाया था, है ना भैया। कल मैंने स्त्रियों के सौंदर्य से लेकर लिखाया था, आज हम लोग थोड़ा सा अलग पढ़ते हैं। पति द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को क्या कहा जाता भैया, तो देखिए। पति द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को क्या कहते हैं भाई, पति द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को क्या कहा जाता है साथियों, कमेंट में बताइए। वह स्त्री जिसका पति, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अच्छा भैया कल तो हमने इतने पढ़ाया था भाई मासूम बाबू। देखो भैया, नवविवाहित स्त्री पढ़ाया था, जिसके पुत्र पति ना हो उसे पढ़ाया था, वह से जिसके पुत्र पति हो उसे पढ़ाया था, वह से जिसकी कोई संतान ना हो उसे पढ़ाया था, वह स्त्री जिसकी एक संतान के बाद कोई संतान ना हो उसे पढ़ाया था, वह से जिसका पति जीवित ना हो, बस इतने पढ़ाए थे भाई। अभी कहाँ खत्म हुआ, तुम्हें मालूम है ना, स्त्रियों की उपमा देने में इंसानों का सबसे बड़ा योगदान है। स्त्रियों के लिए इतनी उपमा दे डाले हैं तो क्या करा जाए, पढ़ा ही तो जाएगा ना, है? वो लोग उपमा दे के चले गए, हम लोग यहाँ लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या कहते हैं साथियों, जरा बताइएगा कमेंट में। आप लोग कमेंट करते नहीं है, भूल जाते लगता है, कमेंट करके बताइए इन सब के बारे में, क्या जानते हैं आप इनके बारे में, बताओ भैया। आगे देखिएगा, अगला देखिएगा, लिखा हुआ है पति द्वारा छोड़ दी गई स्त्री वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। आगे देखिए, वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो, जो पर पुरुष से प्रेम करती हो, अपने पति से प्रेम करने वाली स्त्री, अपने पति से प्रेम करने वाली स्त्री, आगे वह स्त्री जिसका पति किसी अन्य स्त्री के पास, किसी अन्य स्त्री के पास, किसी अन्य स्त्री के पास रात रहकर प्रातः लौटा हो, उसे क्या कहते हैं भाई, ठीक है। कमेंट करके बता सकते हैं क्या आप लोग, जरा बताइएगा सभी लोग क्या होगा इसका। कह रहा भैया पति द्वारा छोड़ दी गई, यहां पे छूटा है सब,
पति द्वारा छोड़ दी गई स्त्री के लिए एक शब्द क्या होता है? अगर पति द्वारा छोड़ दी गई स्त्री की बात करें साथियों, पति द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को कहा जाता है क्या भैया? परित्यक्ता। क्या कहा जाता भैया? परित्यक्ता कहा जाता। ये समीक्षा अधिकारी में पूछा गया प्रश्न था, इस बार जो कैंसिल हुआ था पेपर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रताप। कह रहा भाई पति द्वारा छोड़ दी गई स्त्री क्या कहलाती भैया? परित्यक्ता कहलाती। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या कहते हैं साथियों? अध्युड़ा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अध्युड़ा कहते हैं। वह स्त्री जो पर पुरुष से क्या करती हो भैया? प्रेम करती हो, उसे क्या कहते हैं साथियों? परकीया कहते हैं। इसीलिए कभी कभी आप देखेंगे विलोम शब्द में दिया रहता है, स्वकीय का विलोम क्या होता है? परकीय होता है। स्वकीय का मतलब होता है अपनी पत्नी से प्रेम करने वाला, और परकीय का मतलब होता है दूसरे की पत्नी से प्रेम करने वाला, है ना। अब यहां पर देखो वही चीज उल्टा हो गया। एक स्त्री के लिए क्या हो गया भैया? कि वह स्त्री जो पर पुरुष है, मतलब विवाहित स्त्री है लेकिन किसी और आदमी से प्रेम करे, उसे क्या कहते हैं? परकीया कहते हैं। और कह रहा भैया वो अपने पति से प्रेम करने वाली जो स्त्री हो उसे क्या कहेंगे भैया? स्वकीया। स्वकीय कहते हैं भाई वह स्त्री जिसका पति किसी अन्य स्त्री के पास रात रहकर प्रातः लौटा हो। एक कहानी आती है महाभारत में, जब द्रौपदी कहती है कि मैं पतिव्रता नारी हूं और उनको जानने की इच्छा होती पतिव्रता नारी की पहचान क्या होती है, तो उस समय वर्णन आता है किसका? सती सांडिलनी का। पतिव्रता नारी थी जिसका पति उसी अपनी पत्नी के कंधे पर बैठकर किसी दूसरी वेश्या के पास रहकर, वेश्या का मतलब याद रखिएगा, वेश्या को क्या कहते हैं साथियों? वारांगना कहते हैं। एक होता है मेरे भैया वीरांगना होता है, ठीक है, एक वीरांगना। वीरांगना का मतलब होता है वीर स्त्री, लेकिन एक होता है वारांगना। तो याद रखना आज से, वारांगना का मतलब क्या होता है? वेश्या होता है। थोड़ा सा अंतर है, देख लो भैया। वीरांगना का मतलब क्या होता है? वीर स्त्री होता है। वारांगना का मतलब क्या होता है? वेश्या होता है, जिसको गणिका भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर भी बात वही है। क्या है भाई? तो ये रात रहकर अपनी पत्नी के साथ वापस लौटता था। सती सांडिलनी का अपने पति की बहुत सेवा करती थी। अब सोचिए जिस स्त्री का पति किसी और स्त्री के साथ रात रहकर आया हो तो उस स्त्री का नाम क्या हो जाएगा? उस स्त्री का आ जाएगा खंडिता। इसीलिए शादी विवाह जब होता है तो लोग उस समय आशीर्वाद देते हैं, अखंड सौभाग्यवती भव। अखंड का मतलब होता है तुम्हारा पति यानी तुम्हारा जो है सुहाग है वो खंडित न हो, ताकि तुम कभी खंडिता न कहलाओ। इसलिए शादी के समय में लड़की को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया जाता है ना भैया। आगे देखिएगा, कह रहा कि वैसे जिसका पति किसी अन्य स्त्री के पास रात रहकर प्रातः लौटा उसे क्या कहते हैं साथियों? खंडिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? खंडिता कहा जाता है। आगे देखिए अगला, अगला क्या है भैया? किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री, जिसको आजकल लोग लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, समझ रहे हैं ना। इसको आजकल लोग क्या कहते हैं भैया? लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं भैया, हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? हिंदी में उसको कहा जाता है अनूढ़ा। क्या कहा जाता है भाई? अनूढ़ा कहा जाता है। यानी वह स्त्री जो किसी के पुरुष के साथ क्या करती हो? प्रेम करती हो, और क्या कहा भैया? लेकिन उसकी शादी उससे नहीं हुई है, ठीक है, उस स्त्री को क्या कहा जाता है भैया? अनूढ़ा कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, किसी और की विवाहिता पत्नी को क्या कहते हैं भाई? किसी और की विवाहिता पत्नी, किसी और की विवाहिता पत्नी को क्या कहते हैं भैया? किसी और की विवाहिता पत्नी को कहा जाता है अन्योढ़ा। क्या कहता है भाई? अन्योढ़ा कहा जाता है भाई। आगे देखिएगा अगला,
वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर पुत्र को जन्म देने वाली भाई, वीर पुत्र को जन्म देने वाली क्या कहलाती भैया? वीर प्रशु कहलाती है। क्या कहलाती भैया? वीर प्रशु कहलाती है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली क्या कहलाती भैया? वीर पशु कहलाती हैं। अपने अधिकार के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ने वाली स्त्री, अपने अधिकार के लिए लड़ने वाली स्त्री को क्या कहते हैं भैया? अपने अधिकार के लिए लड़ने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? वीरांगना कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? वीरांगना कहते हैं। आगे बढ़ते भैया, अब जरा थोड़ा सा देखते हैं सौंदर्य से संबंधित, जरा देखिएगा सौंदर्य से संबंधित। चलो भैया सौंदर्य देख लेते हैं। सौंदर्य से संबंधित, स्त्रीय सौंदर्य से संबंधित है भैया, स्त्रीय सौंदर्य से संबंधित। यहां से कभी कभी आपको देखेंगे मिल जाता है शब्द। जैसे देखिएगा अभी क्लियर हो जाएगा आपको। पहला भाई, चंचल नैनों वाली, चंचल नैनों वाली नायिका। चंचल नैनों वाली नायिका को क्या कहा जाता भाई? इसके अलावा अगर बात करें साथियों, बड़े नैनों वाली नायिका को क्या कहते हैं भैया? बड़े नैनों वाली नायिका को क्या कहा जाता है? सुंदर नैनों वाली नायिका को क्या कहते हैं भैया? सुंदर नैनों वाली नायिका का क्या जाता है भाई? इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, एक छूटा इधर है क्या? इसमें एक छूटा हुआ भाई लिख देता हूं मैं, इसमें एक छूटा हुआ भैया, वह स्त्री जो सूर्य भी न देख सके, वह स्त्री जो सूर्य भी न देख सके। जो सूर्य भी न देख सके उसे क्या कहते हैं भैया? असूर्यम पश्या कहते हैं। ये आपको खूब मिलता होगा, है ना? ये आपको खूब खूब मिलता है हर जगह। आगे देखिएगा भाई, सुंदर नायिका, सुंदर नैनों वाली नायिका क्या कहते हैं भाई? आगे देखिएगा, मछली जैसी आंखों वाली, जैसी आंखों वाली, मृग के समान नैनों वाली, मगरमच्छ के समान आंखों वाली,
आगे देखिएगा, गज के समान, गज के समान चलने वाली। अब देखो भैया इसमें क्या क्या नाम है। चंचल नैनो वाली क्या कहते हैं भैया, लोलाक्षिका कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया, लोलाक्षिका कहते हैं। बड़े नैनो वाली क्या कहा जाता है भैया, आयत लोचना कहा जाता है। सुंदर नैनो वाली क्या कहा जाता है भैया, सुनैना कहा जाता है। मछली जैसे आंखें वालों क्या कहते हैं भैया, मीनाक्षी कहते हैं। मृग के समान नैनो वाली क्या कहते हैं भैया, मृगनयनी कहते हैं। सीता मृगनयनी थी ना। मगरमच्छ के समान आंखों वाली को क्या कहते हैं भैया, मकराक्ष कहते हैं, मकराक्ष कहते हैं। गज के समान चलने वाली क्या कहते हैं भैया, गजगामिनी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, गजगामिनी कहते हैं।